चार दोस्त पैट, सैम, रीस और टाइगर अपने रॉक बैंड की परफॉर्मेंस के लिए वाशिंगटन से ओरेगन जा रहे थे। इन चारों दोस्त का एक रॉक बैंड था जिसका नाम था द एंटराइट्स। जब वो ओरेगन पहुंचे तो शो ऑर्गेनाइजर टेड ने इन्हें एक बुरी खबर सुनाई। उसने बताया कि उसके पिछले शो में जबरदस्त हंगामा हुआ था, जिस वजह से कमिश्नर ने उसका परमिट ही रद्द कर दिया है। ये सुनकर पैट और उसके दोस्त भड़क गए, क्योंकि वे पूरे 90 मील का सफर तय करके ओरेगन आए थे। हालात बिगड़ते देख टेड ने उन्हें बताया कि पोर्टलैंड में उनके लिए एक बढ़िया ऑफर है, जहां उन्हें परफॉर्मेंस करने के $350 मिलेंगे। वहां टेड का कजिन काम करता था, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं थी। बस एक चेतावनी थी कि वहां के लोग नाजी विचारधारा को मानते हैं, इसलिए वे ऐसा कोई काम न करें जिससे वो भड़क जाएं। अगले दिन वे चारों उस क्लब के पते की ओर निकल पड़े जो टैड ने दिया था। जब वे पोर्टलैंड के उस क्लब में पहुंचे तो टैड के कजिन डैनियल ने उन्हें रिसीव किया। वहां का नजारा उम्मीद से कहीं ज्यादा डरावना था। चारों तरफ छोटे बालों वाले लोग भरे हुए थे, जिन्हें स्किन हेड कहा जाता था। ये सभी नाजी और हिटलर की कट्टर विचारधारा को मानने वाले लोग थे। स्टेज पर जाने से पहले पैट के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने तय किया कि वे इन नाजियों के खिलाफ कोई गाना परफॉर्म करेंगे। उन्होंने जानबूझकर उन्हें चिढ़ाने वाला गाना गाया, जिसके बोल सुनते ही वहां की भीड़ में मौजूद स्किन हेड गुस्से से पागल हो गए। माहौल इतना गर्मा गया कि लगा जैसे किसी भी पल बवाल मच जाएगा, पर उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर ही ली। काम खत्म करने के बाद उन्होंने पैसे लिए और वहां से निकलने लगे। तभी सैम को याद आया कि उसका फोन अंदर ग्रीन रूम में ही छूट गया है। पैट सैम का फोन लेने अंदर गया। पैट जब ग्रीन रूम में पहुंचा तो वहां एक दूसरे बैंड काउ कैचर के लोग भी मौजूद थे और फर्श पर एक लड़की की लाश पड़ी थी। वहां मौजूद एक और लड़की जिसका नाम एम्बर था, उसने पैट से पुलिस बुलाने को कहा। पैट बिना वक्त गवाए कमरे से बाहर भागा और पुलिस को कॉल करके मर्डर के बारे में बताने की कोशिश करने लगा। वो आगे कुछ बता पाता कि तभी क्लब के मैनेजर गैब ने उसके हाथ से फोन छीन लिया। गैब ने कॉल काटने के बाद पैट और उसके साथियों को वापस ग्रीन रूम में बंद कर दिया। उसने अपने आदमी बिग जस्टिन से पूरे द एंटराइट्स बैंड पर नजर रखने को कहा। तभी पुलिस ऑफिसर ने कॉल बैक किया, क्योंकि गेब ने फोन बीच में ही काट दिया था। गेब ने बड़ी चालाकी से फोन पर बताया कि यहाँ एक छोटे से झगड़े में किसी को चाकू लग गया है। उसने बाहर जाकर कैश संभालने वाले क्लार्क से $6 लिए। उसने फिर 2 जुड़वा स्किन हेड लड़कों को पैसे देकर एक झूठा ड्रामा रचने को कहा। गेब ने उन्हें ऐसा चाकू दिया जिसकी लंबाई कानूनी रूप से तय की गई लंबाई से 1 इंच कम थी, ताकि ये किसी बड़े जुर्म के दायरे में न आए। इसके बाद उनमें से एक ने दूसरे के पेट में ऐसी जगह 2 बार चाकू मारा जहां मारने से कोई ज्यादा नुकसान ना हो। इसके बाद गेब ने तुरंत उन लड़कों से पैसे वापस ले लिए। पूछने पर उसने लालच दिया कि वो पैसे सुरक्षित रखेगा और अगर उन्हें जेल हुई तो बाहर आने पर 2 गुनी रकम देगा। तब तक पुलिस भी वहां आ चुकी थी। गेब ने उन दोनों को बयान देने के लिए पुलिस के पास भेज दिया। थोड़ी बहुत पूछताछ के बाद पुलिस अपने साथ उन्हें ले गई। इस बीच गेब ने क्लब के मालिक डार्सी को खबर दे दी। कुछ देर में डार्सी वहां पहुंच गया, जो एक बेहद खतरनाक और कट्टर नाजी विचारधारा का था। दूसरी तरफ पैट और उसके दोस्त ग्रीन रूम में डरे सहमे बैठे थे। सैम की नजर जमीन पर पड़ी उस लड़की की लाश पर गई। उस लड़की का नाम एमिली था। सैम ने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगता है ये अभी मरी नहीं है। यहां तो खून बिल्कुल भी नहीं है। यह सुनकर वहीं खड़ा वर्म जिसने उसे मारा था एमिली के करीब गया और उसके सिर में धंसे चाकू को एक झटके से बाहर खींच लिया। ऐसा करते ही उसके सिर से खून की धार बह निकली। यह खौफनाक नजारा देखकर पैट और उसके दोस्तों की रूह कांप उठी। कुछ देर बाद गेब वापस ग्रीन रूम में आया। उसने वहां मौजूद काउ कैचर बैंड वालों को वहां से जाने का इशारा किया। यह देखकर टाइगर ने पूछा, और हम लोग, हमें भी यहां से जाने दो। इस पर जस्टिन ने अपनी बंदूक निकाल ली और धमकाते हुए कहा कि इन्हें इंतजार करना होगा। गेब जब बाहर गया तो डार्सी ने उसकी जमकर क्लास लगाई। डार्सी बहुत गुस्से में था, क्योंकि वर्म ने उसके क्लब के अंदर कत्ल कर दिया था और द एंटराइट्स बैंड वालों ने यह सब देख लिया था। अब किसी भी तरह द एंटराइट्स बैंड को रास्ते से हटाना जरूरी था। लेकिन मुश्किल ये थी कि टेड को मालूम था कि वे लोग वहां हैं और पैट की टीम ने वहां परफॉर्म भी किया था, तो क्लब में आए लोगों को पता भी था कि वे यहां आए थे। उनका कत्ल होने पर शक की सुई सीधे डार्सी पर ही जाती, इसलिए द एंटराइट्स वालों को मारना आसान नहीं था। डार्सी किसी अलग तरीके से उन्हें ठिकाने लगाना चाहता था।
डार्सी ने द एंट राइट्स की वैन चेक करवाई तो उसके अंदर एक गैलन मिला जिसमें पाइप लगी हुई थी। इस गैलन का इस्तेमाल वे पेट्रोल चुराने के लिए किया करते थे। इस गैलन को देखते ही डार्सी के शातिर दिमाग की बत्ती जल उठी। उसे एक खौफनाक आइडिया मिल गया। उसने क्लार्क से पूछा, क्या हमारे घर के बाहर नो ट्रेस पासिंग का बोर्ड लगा है? क्लार्क ने कहा, नहीं, वहां कुत्तों से सावधान का बोर्ड लगा है, हमारे खूंखार कुत्तों की वजह से। इस पर डार्सी ने कहा, बहुत बढ़िया, देखो हम इन्हें किसी भी आम हथियार से नहीं मार सकते, इनका शिकार हमारे खूंखार कुत्ते करेंगे। बाद में हम पुलिस को ये कहानी गढ़कर सुनाएंगे कि ये लोग हमारी प्रॉपर्टी में पेट्रोल चुराने के लिए घुस आए थे और कुत्तों ने उन्हें मार डाला। अगर बहुत जरूरी हो तभी किसी धारदार हथियार का इस्तेमाल करना, लेकिन याद रहे कि ब्लेड हड्डियों तक नहीं पहुंचना चाहिए। बाद में हम उन जख्मों पर अपने कुत्तों के दांत गड़वा देंगे ताकि पूरी तरह से ऐसा लगे कि उन्हें कुत्तों ने मारा है। उधर ग्रीन रूम में पैट के साथ उसके सारे दोस्त बुरी तरह घबराए हुए थे। पैट के दोस्त टाइगर ने डरते हुए कहा कि उनका यहाँ रुकना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। सारे दोस्तों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। जब जस्टिन ने देखा कि वे सभी बागी हो रहे हैं तो उसने अपनी बंदूक उनकी तरफ तान दी और धमकाने की कोशिश करने लगा, पर अब कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। जस्टिन कुछ और करता कि तभी दरवाजे की दूसरी तरफ से गीप की आवाज आई। उसने जस्टिन से कहा कि वो बंदूक से गोलियां निकालकर बंदूक को द एंट राइट्स बैंड वालों के हवाले कर दे। ऐसा करने के लिए डार्सी ने ही कहा था। जस्टिन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, पर यह डार्सी का हुक्म था जिसे वो मना नहीं कर सकता था। जस्टिन ने बंदूक की गोलियां निकाली और उसे खाली करके पैट के हवाले कर दिया। बाहर से डार्सी की आवाज आई, दोस्तों मैं भी अभी अभी यहां पहुंचा हूं और पूरे मामले को समझने की कोशिश कर रहा हूं। हम इस मामले को अब शांति से खत्म करते हैं। तभी एम्बर ने पैट से कहा कि वो डार्सी की बातों में ना आए, वो उन्हें बेवकूफ बना रहा है। एम्बर की चेतावनी सुनकर पैट चौकन्ना हो गया। उसने ग्रीन रूम के अंदर से ही जवाब दिया कि वे तब तक दरवाजा नहीं खोलेंगे जब तक कि पुलिस नहीं आ जाती। जस्टिन को अब समझ में आ गया था कि वो उन्हें अब नहीं रोक पाएगा क्योंकि उसके हाथ में बंदूक नहीं थी। वो धीरे धीरे पीछे हटकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तभी रीस और टाइगर ने मिलकर जस्टिन पर हमला कर दिया। रीस को जुजुत्सु आती थी, इसलिए उसने अपने दांव का इस्तेमाल करके भारी भरकम जस्टिन को पूरी तरह काबू में कर लिया। मौका पाकर पैट ने झपट्टा मारा और जस्टिन की जेब से बंदूक की गोलियां निकाल ली। पैट ने बाहर खड़े डार्सी को साफ लफ्जों में कह दिया कि पुलिस के आने तक वो जस्टिन को अपने कब्जे में रखेंगे, इसलिए जितना जल्दी हो सके वो पुलिस को बुलवाए। उनकी चालाकी देखकर डार्सी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे अंदाजा हो गया था कि हालात उसके हाथ से निकल रहे हैं। डार्सी ने अपने लोगों को समझाते हुए कहा, हम यही इनका काम तमाम करेंगे, इसके बाद इनकी लाशों को अपने घर ले जाएंगे। वहां हमें ऐसे सीन तैयार करने हैं जिससे ये लगे कि इनकी मौत इन्हीं की गलतियों की वजह से हुई है। ग्रीन रूम में रीस ने बंदूक तानकर जस्टिन को सोफे पर चुपचाप बैठने को कहा। पैट ने मर चुकी लड़की एमिली की जेब चेक की, जहां उसे एक पर्ची मिली, उस पर लिखा था फ्लाइश वुल्फ। पैट ने सैम से इसका मतलब पूछा तो उसने बताया कि फ्लाइश का मतलब मांस होता है, लेकिन उस खौफनाक जगह पर इसका असली मतलब जरूर कुछ और ही था। उधर डार्सी ने रात का शो रद्द कर दिया ताकि क्लब खाली हो जाए और वो पैट और उसके दोस्तों का आसानी से काम तमाम कर सके। इसके बाद डार्सी काऊ कैचर बैंड वालों के पास पहुंचा। उसने उन्हें ड्रग की पुड़िया थमाई और अंडरग्राउंड हो जाने को कहा। डार्सी एक बार फिर ग्रीन रूम के दरवाजे पर पहुंचा। उसने किसी एक को आगे आकर बात करने को कहा। यह सुनकर पैट आगे आ गया। डार्सी ने कहा, मैं बस यही चाहता हूं कि तुम सब यहां से सही सलामत निकल जाओ, लेकिन तुम्हारे पास जो बंदूक है वो गैर कानूनी है। अगर पुलिस आ गई तो तुम लोग मुश्किल में पड़ जाओगे। मैं बंदूक को कहीं छुपा देना चाहता हूं, यकीन मानो हम सबूत मिटाने के लिए किसी की जान नहीं लेना चाहते। तुम बस वो बंदूक मेरे हवाले कर दो और फिर आराम से अपने रास्ते चले जाओ। पर पैट ने साफ कह दिया कि पुलिस के आए बिना वे उसकी कोई बात नहीं मानेंगे। इस पर डार्सी का लहजा सख्त हो गया। उसने उन्हें खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने होशियारी दिखाने की कोशिश की तो वो उस लड़की के कत्ल का सारा इल्जाम उन्हीं के सर पर मढ़ देगा। साथ ही वो पुलिस को ये कहानी भी सुनाएगा कि उन्होंने क्लब के एक सदस्य को गैर कानूनी हथियार के बल पर बंधक बना रखा है। उसने उन्हें सिर्फ 30 सेकंड का वक्त दिया। अगर उन्होंने उनकी बातें नहीं मानी तो वो अपने आदमियों को अंदर भेजकर गोलियों की बौछार कर देगा।
डार्सी की इस धमकी ने अंदर मौजूद सभी लोगों का दिल दहला दिया। पेट ने घबराहट में अपने दोस्तों की तरफ देखा और जल्दी से उनसे सलाह मशविरा करने के बाद गन लौटाने के लिए राजी हो गया। पेट ने दरवाजे के पास जाकर डार्सी से कहा, मैं गन तुम्हारे हवाले तो कर दूंगा, लेकिन उसकी गोलियां मेरे पास ही रहेंगी। डार्सी तुरंत इस शर्त के लिए मान गया। पेट ने सावधानी बरतते हुए डार्सी से कहा कि वो दरवाजे से दूर रहे। फिर पेट ने झिझकते हुए दरवाजा बस थोड़ा सा खोला और गन बाहर फेंकने के लिए अपना हाथ बाहर निकाला, लेकिन तभी एम्बर की नजर दरवाजे के नीचे से बाहर गई। वहां सिर्फ डार्सी नहीं बल्कि कई और लोग भी मौजूद थे। ये देख एम्बर चीख पड़ी, वे हमें मारने आए हैं, जल्दी से पीछे हटो। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाहर घात लगाए खड़े खूंखार स्किन हेड लोगों ने झपट्टा मारकर पेट का हाथ कसकर पकड़ लिया और बेरहमी से उसके हाथ पर चाकुओं से वार करने लगे। पेट दर्द से तड़प उठा। सैम और टाइगर तुरंत उसकी मदद के लिए आगे आए और पूरी ताकत लगाकर पेट को अंदर खींचने की कोशिश करने लगे। यह खौफनाक नजारा देखकर रीस ने झटके से जस्टिन का हाथ तोड़ दिया और पेट को बचाने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। आखिरकार पेट को अंदर खींच लिया गया, लेकिन अब तक पेट का हाथ बुरी तरह जख्मी हो चुका था और बंदूक भी जा चुकी थी। इधर हाथ टूटने के बावजूद भारी भरकम जस्टिन दर्द से कराहता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसने गुस्से से फुफकारते हुए कहा, मैं तुम सबकी जान ले लूंगा। जस्टिन के हमला करने से पहले ही रीस ने झपटकर उसकी गर्दन दबोच ली। जस्टिन ने अपने दूसरे हाथ में एक बॉक्स कटर मजबूती से पकड़ रखा था। रीस ने एम्बर की तरफ देखते हुए चीख कर कहा कि वो बॉक्स कटर उसके हाथ से छीन ले। एम्बर ने फुर्ती से बॉक्स कटर छीन तो लिया, लेकिन गुस्से में उसने उसी कटर से जस्टिन का पेट चीर डाला और उसका काम तमाम कर दिया। उधर बाहर डार्सी अपनी अगली चाल के लिए पूरी तरह तैयार था। तभी डैनियल वहां पहुंचा और पूछने लगा कि आखिर मांजरा क्या है। गेब ने उसे बताया कि द एंटराइट्स रॉक बैंड वालों ने एमिली और जस्टिन पर हमला करके उन्हें बंधक बना लिया है। एमिली अंदर फंसी है। ये सुनते ही डैनियल गुस्से से आग बबूला हो उठा। इधर ग्रीन रूम के अंदर सभी लोग बाहर निकलने का रास्ता तलाशने में जुटे थे। वे चाहते थे कि दरवाजे की बजाय वे किसी शाफ्ट या वेंटिलेटर के रास्ते बाहर निकल जाए, लेकिन उस कमरे में ऐसा कोई भी रास्ता नहीं था। तभी टाइगर की नजर फर्श के एक हिस्से पर पड़ी जहां से हल्की रोशनी आ रही थी। फर्श का वो हिस्सा लकड़ी का बना था, जिसे तोड़ने पर नीचे एक बेसमेंट दिखाई देने लगा। घायल पेट के अलावा बाकी सभी लोग बेसमेंट में उतर गए, लेकिन वहां से भी बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। सीढ़ियों से ऊपर जाने वाला एक रास्ता बाहर से पूरी तरह बंद था। रीस ने उसे खोलने की बहुत कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार थक हार कर उन्हें वापस ऊपर लौटना पड़ा। वापस लौटते समय टाइगर ने बेसमेंट से एक डक्ट टेप उठा लिया और ऊपर आकर पेट के घायल हाथ पर उसे कसकर लपेट दिया। सभी लोग ग्रीन रूम से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह तैयार थे। पेट बुरी तरह जख्मी था, इसलिए उसे छोड़कर बाकी सब ने अपने बचाव के लिए कोई ना कोई हथियार उठा लिया था। उन्होंने तय किया था कि दरवाजा खुलते ही वे बाहर खड़े गुंडों पर टूट पड़ेंगे, लेकिन जैसे उन्होंने एक झटके से दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। दरवाजे के बाहर किसी का ना होना और उनके लिए रास्ता खुला छोड़ देना साफ इशारा कर रहा था कि वे लोग इनके साथ कोई खौफनाक खेल खेल रहे हैं। वे जानबूझकर उन्हें बाहर आने का लालच दे रहे थे। इस खतरे को भांपते हुए सभी बेहद सावधानी से दबे पांव आगे बढ़ने लगे। एम्बर काउ कैचर की बैंड की मेंबर थी और यहां काफी वक्त से परफॉर्म कर रही थी, इसलिए उसे इस क्लब के बिल्डिंग के बारे में काफी अच्छे से जानकारी थी। इसलिए रीस ने फुसफुसाते हुए पूछा, यहां से बाहर निकलने के कितने रास्ते हैं? एम्बर ने दिमाग पर जोर डालते हुए जवाब दिया, एक मेन गेट है, दूसरा पीछे का दरवाजा और शायद किचन से भी बाहर जाने का रास्ता है। इसके बाद वे सभी दबे पांव अपनी सांसें रोके आगे बढ़ने लगे। क्लब में खौफनाक सन्नाटा पसरा था और दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। रीस पूरी तरह चौकन्ना होकर सबसे आगे चल रहा था। वे मेन एग्जिट से निकलकर मेन गेट की तरफ बढ़ने ही वाले थे कि अचानक अंधेरे में क्लार्क उनके ठीक सामने आ खड़ा हुआ। उसके साथ उसका खूंखार शिकारी कुत्ता भी था। क्लार्क ने बिना एक पल गवाए अपने खूंखार कुत्ते को उन पर छोड़ दिया। रीस पहले से सावधान था, इसलिए वो फौरन कूदकर बार काउंटर के पीछे छिप गया। बाकी लोग भी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग खड़े हुए, लेकिन टाइगर डर के मारे बुत बनकर अपनी जगह ही खड़ा रह गया।
इससे पहले कि वो भाग पाता, उस शिकारी कुत्ते ने छलांग लगाई और सीधे टाइगर की गर्दन को अपने जबड़ों में दबोच लिया। पलक झपकते उसने टाइगर का गला फाड़कर उसे मौत के घाट उतार दिया। टाइगर का हश्र देखकर रीस बुरी तरह डर गया और किचन की खिड़की से बाहर कूद पड़ा, लेकिन डार्सी का एक आदमी वहां भी मुस्तैद था। उसने रीस पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करके उसे अधमरा कर दिया। दूसरी ओर सैम डरी सैमी अंदर पैसेज में आगे बढ़ रही थी। तभी एक स्कीन हेड ने उस पर चैन सॉ से हमला कर दिया, पर सैम ने बचाव के लिए पहले से ही फायर एक्सटिंग्विशर हाथ में ले रखा था। उसने एक्सटिंग्विशर हमलावर पर स्प्रे कर दिया, जिससे उसका मुंह सफेद झाग से भर गया। मौका पाकर सैम वहां से भाग निकली। इधर टाइगर को निपटाने के बाद क्लार्क ने अपना कुत्ता एम्बर पर छोड़ दिया। शिकारी कुत्ते ने एम्बर का पैर बुरी तरह दबोच लिया। तभी पैट वहां पहुंचा। उसने माइक को स्पीकर से सटा दिया, जिससे एक तेज और तीखी आवाज गूंजी। उस आवाज के कारण कुत्ता एम्बर को छोड़कर भाग निकला। पैट ने एम्बर को सहारा देकर उठाया और दोबारा ग्रीन रूम की तरफ बढ़ने लगे। पैट और एम्बर ग्रीन रूम तक पहुंच गए। सैम भी वहां लौट कर आ चुकी थी। उसने घबराकर कहा, वो हर जगह फैले हैं, वे हमारा शिकार कर रहे हैं। रीस कहाँ है? पैट ने बताया, पता नहीं, अब सिर्फ हम बचे हैं। तीनों जल्दी से ग्रीन रूम के अंदर गए। तभी पैट ने सैम को आज के गाने की लिस्ट दिखाई। उस लिस्ट में फ्लाइश वुल्फ भी लिखा था, यानी कि कुछ देर पहले एमिली की जेब से जो फ्लाइश वुल्फ की पर्ची मिली थी वो एक गाने की थी। बाहर क्लार्क अपने कुत्ते को वापस पिंजरे में बंद कर रहा था। डार्सी ने पूछा, क्या तुम इसे हटा रहे हो? क्लार्क ने बताया, उसका कुत्ता बेकाबू हो गया है, उससे इस वक्त और कुछ करवाना मुश्किल है। इस पर डार्सी ने झल्लाते हुए कहा, तो दूसरा कुत्ता भेजो। क्लार्क ने उसे समझाया कि जब तक स्पीकर का शोर बंद नहीं होता कोई फायदा नहीं, मेरे कुत्ते अंदर घुस नहीं पाएंगे। तभी पास खड़े डैनियल ने गुस्से से फुसफुसाते हुए कहा, मुझे अंदर जाने दो, मैं भी उनका काम तमाम करता हूं। इस पर क्लार्क ने उसे एक बड़ा और धारदार चाकू थमाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अंदर इस बात का खास ख्याल रखना कि हम उन पर सिर्फ ब्लेड से ही वार करेंगे, किसी बंदूक से नहीं। फिर उसने एक लड़के के साथ डैनियल को अंदर भेजा। अंदर पहुंचते ही डैनियल ने माइक को स्पीकर से दूर किया, जिससे शोर तुरंत बंद हो गया। उसके बाद डैनियल और वो स्किन हेड लड़का दबे पांव ग्रीन रूम की तरफ बढ़ने लगे। एम्बर और बाकी लोगों को उनके कदमों की आहट मिल गई थी। वे सभी दरवाजे के सामने खड़े हो गए। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि आगे सोफा लगा होने के कारण दरवाजा नहीं टूटेगा, लेकिन डैनियल ने अपने जोरदार वार से दरवाजा तोड़ दिया। सैम ने बचाव में उस पर भी एक्सटिंग्विशर का स्प्रे मारा, लेकिन डैनियल ने सैम को धक्का दे दिया। फिर उसने एम्बर से एमिली के बारे में पूछा। एम्बर ने बताया कि वर्म ने एमिली को मार डाला है। दरअसल डैनियल और एमिली रिलेशनशिप में थे और इसी वजह से वो दोनों डार्सी का स्किन हेड गैंग छोड़कर कहीं दूर बसने का प्लान बना रहे थे। गेब को उनके इस खुफिया प्लान की भनक लग गई थी, इसलिए उसने वर्म के हाथों एमिली का कत्ल करवा दिया था। डार्सी के गैंग का वसूल था कि उनका सच जानने वाला कोई भी शख्स जिंदा बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि इससे उनके ड्रग्स के धंधे और काले कारनामों का पर्दाफाश हो जाता। गानों की लिस्ट में लिखा फ्लाइश वुल्फ यानी मीट ग्राइंडर कोई गाना नहीं था, बल्कि एमिली को मौत के घाट उतारने के लिए वर्म के लिए एक कोड वर्ड था। बाहर डार्सी ने गेब को अपने पास बुलाकर कहा, क्या बात है गेब, तुम शायद मुझसे कुछ छुपा रहे हो। इस पर गेब ने डरते डरते डैनियल और एमिली के अफेयर का राज खोल दिया। गेब ने बताया कि एमिली और डैनियल रिलेशनशिप में थे और क्लब छोड़कर भागने वाले थे। डार्सी उनके बारे में यह जानकर सन्न रह गया। उसे इस बात की भनक तक नहीं लगी थी। तभी उसकी नजर डैनियल की कार पर गई। उसने जब कार की डिक्की खोली तो देखा उन दोनों ने भागने के लिए अपना सारा सामान पैक कर रखा था, पर कार में खून से सना एक पुराना बेसबॉल बैट रखा था, वही बैट जिससे पिछले ईस्टर के दिन एक मर्डर किया गया था। अगर वो सबूत पुलिस के हाथ लग जाता तो क्लब पर तुरंत छापा पड़ता और डार्सी के ड्रग्स से लेकर सारे काले कारनामों का पर्दाफाश हो जाता। डार्सी को अब समझ आ गया था कि डैनियल सिर्फ भागने की फिराक में नहीं था, बल्कि वो उस बैट के जरिए डार्सी को ब्लैकमेल करने की भी पूरी साजिश रच चुका था, ताकि वो उसे बाद में परेशान ना करे। डार्सी ने गेब को उसकी इस बड़ी लापरवाही के लिए बुरी तरह फटकारा, क्योंकि उसने गेब को ही उस बेसबॉल बैट को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। तभी वो स्किन हेड लड़का अंदर से भागता हुआ आया और बोला, डैनियल उनसे बातें कर रहा है, एम्बर जिंदा है और उसने डैनियल को बता दिया कि एमिली का खून वर्म नहीं किया है। यह सुनकर डार्सी ने गेब की तरफ देखा और कहा, चलो जो हुआ सो हुआ, कम से कम तुम्हारी इन गलतियों की वजह से हमें अपने बीच के गद्दारों का पता तो चल गया।
इधर ग्रीन रूम में अपनी गर्लफ्रेंड के कत्ल की बात जानकर डैनियल का खून खौल उठा। उसने पेट और बाकी लोगों की मदद करने का फैसला किया। वो उन्हें लेकर हॉल में मौजूद बार टेबल के पास पहुंचा। उसने बताया कि उसे बाहर निकलने का एक ऐसा रास्ता पता है जिससे वे सभी सही सलामत बच सकते हैं। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी चाबी ढूंढने लगा। वो चाबी निकाल ही रहा था कि अचानक एक जोरदार आवाज के साथ एक गोली सीधे उसके चेहरे पर आ लगी और उसका आधा चेहरा ही उड़ गया। उसके सामने डार्सी का ही एक स्किन हेड बंदूक ताने खड़ा था। वो दोबारा ट्रिगर दबा पाता उससे पहले ही एम्बर और सैम ने उस पर माइक स्टैंड और फायर एक्सटिंग्विशर से हमला कर दिया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए पेट ने अपने बड़े चाकू से उस स्किन हेड की गर्दन पर वार किया, जिससे वो वहीं ढेर हो गया। तीनों अब भी डर के मारे कांप रहे थे। एम्बर ने हिम्मत बटोरते हुए कहा, क्या हमारा अभी यहां से निकलना ठीक रहेगा? अब तो हमारे पास बंदूक भी है, अगर अभी नहीं निकले तो फिर कभी नहीं बाहर जा पाएंगे। एम्बर की बात पर पैट और सैम ने हामी भरी। वे तीनों दबे पांव धीरे धीरे मेन एग्जिट गेट की तरफ बढ़े। बाहर डार्सी अपने गुंडों के साथ घात लगाए खड़ा था। जैसे ही पैट, सैम और एम्बर दरवाजे से बाहर निकले, डार्सी के लोगों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। पर डार्सी तुरंत चिल्लाया, रुक जाओ, द एंट राइट्स बैंड वालों को गोली नहीं लगनी चाहिए। इस अचानक हुए हमले से घबराकर एम्बर के हाथ से बंदूक छिटक कर गिर गई। सैम ने फौरन उसे उठाया और सामने निशाना साधने लगी, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि दूसरी तरफ से क्लार्क ने अपना खूंखार शिकारी कुत्ता उन पर छोड़ दिया है। सैम ने कुत्ते को देखकर गोली चलाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुत्ता काफी करीब आ चुका था। उसने छलांग लगाकर सैम को दबोच लिया और उसका भी वही दर्दनाक हश्र किया जो उसने टाइगर का किया था। यह देखकर एम्बर बदहवास होकर सैम की तरफ बढ़ी, लेकिन पैट ने उसे पकड़ लिया और किसी तरह घसीटते हुए उसे वापस अंदर ले गया। वे फिर से उसी मनहूस ग्रीन रूम में आ चुके थे। एम्बर ने रोते हुए कहा, हम यहां से कभी जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे। एम्बर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं सच में बहुत लगी हूं। अभी अभी वे लोग मुझे गोली मारने वाले थे, पर मैं बच गई। अब तक दोनों ने बचने की उम्मीद छोड़ दी थी। एम्बर ने पैट से कुछ भी बोलने को कहा ताकि उसकी बेचैनी कम हो सके। पैट ने उसे अपना एक पुराना किस्सा सुनाया। उसने कहा, एक बार हम लोग पेंट बॉल खेलने गए थे। इस खेल में गन से कलर वाली बॉल्स शूट करते और अगर किसी को बॉल लग गई तो वो गेम से आउट। हम जब मैदान में आए तो सामने वाली टीम में एक्स आर्मी के बंदे थे, जिन्हें असली लड़ाई का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। उन्होंने हमारी बुरी हालत कर दी थी। हम बहुत गंदे तरीके से हारे, लेकिन जब अगला राउंड शुरू हुआ तो मेरा एक दोस्त सारे रूल्स की धज्जियां उड़ाकर सीधा उनके बीच घुस गया। वो कहीं छुप नहीं रहा था, बस अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। उसने अकेले ही उन सबकी खटिया खड़ी कर दी। एम्बर ने कहा, तो तुम्हें लगता है कि अगर हम भी उन पर सीधा हमला कर दे तो बच जाएंगे? पैट, ये कोई गेम नहीं है। यहाँ एक गोली लगी तो सीधा गेम ओवर हो जाएगा। पैट ने मायूसी से हाँ में सर हिलाया, क्योंकि उसे भी पता था कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन तभी एम्बर अचानक अपनी जगह से उठी और उसने वहां रखा मारकर उठा लिया। उसने पैट की आंखों में देखते हुए कहा, तो ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे ये हालात कोई गेम ही हैं। चलो अब हम मिलकर इस खेल को खत्म करते हैं। बाहर गेब सैम की तलाशी ले रहा था। उसे सैम की जेब से वैन की चाबी मिल गई। अब डार्सी के लोग द एंट राइट्स वालों की वैन को ले जाकर अपनी प्रॉपर्टी के सामने खड़ी कर सकते थे, जिससे यह साबित हो जाए कि वे लोग जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। डार्सी ने अपने आदमियों से कहा कि उन्हें द एंट राइट्स बैंड के लोगों में से 3 मिल चुके हैं। चौथे को वे लापता बताने वाले थे, इसलिए डार्सी ने पैट और एम्बर को किसी भी तरीके से मारने की इजाजत दे दी। डार्सी ने अपने बाकी बंदों को अंदर भेज दिया। फिर उसने गेब को अपने ऑफिस बुलाया और उसे लाल फीता दिया। लाल फीता देखकर गेब की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दरअसल नाजी गैंग में लाल फीता सिर्फ उसी को मिलता है जिसने अपने गैंग के लिए किसी का खून बहाया हो। ये एक मेडल की तरह होता है। डार्सी ने गेब से कहा कि अब उन्हें क्लब के लिए एक नया बैंड तलाशना शुरू करना होगा। वैसे तो काउ कैचर उनका परमानेंट बैंड था, लेकिन उसके मेंबर वर्म ने जो मर्डर किया था उसकी वजह से डार्सी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता था। अगर पुलिस वर्म को पकड़ती तो वो पक्का अपना मुंह खोल देता। इसी खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए डार्सी ने उन्हें यहां से विदा करते वक्त जो ड्रग्स दिए थे उनमें जहर मिला दिया था, और अब तक पूरा काउ कैचर बैंड उन जहरीले ड्रग्स को लेकर हमेशा के लिए मौत की नींद सो चुके होंगे। डार्सी के भेजे हुए स्किन हेड ग्रीन रूम के दरवाजे पर पहुंच गए। एक ने जोरदार लात मारकर दरवाजा खोला और दोनों अंदर घुस गए, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वे सन्न रह गए। दरअसल एम्बर वहां कहीं नहीं थी और पैट हाथ में एक बड़ा सा चाकू लिए उनकी तरफ पीठ किए खड़ा था।
जब वो पलटा तो उसके चेहरे पर मार्कर से अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। उन स्किन हेड को कुछ समझ आता उससे पहले ही वो फर्श पर बने सुराग में कूद गया और बेसमेंट में किसी कमरे में छुप गया। दोनों को समझ आ गया कि पेट और एम्बर उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि उनके शॉटगन में सिर्फ 3 गोलियां थीं। उनमें से एक स्किन हेड शॉटगन लेकर नीचे उतर गया। उसने अपने साथी से ऊपर ही रहकर कवर देने को कहा ताकि एम्बर या पेट पीछे से हमला ना कर दे, पर उन्हें नहीं पता था कि एम्बर सोफे के अंदर छुपी हुई है। वो सोफे के अंदर से निकली और दबे पांव पहरा दे रहे स्किन हेड के पीछे पहुंचकर बॉक्स कटर से उसका गला रेत दिया। एम्बर ने पहले ही उन्हें आपस में बात करते हुए सुन लिया था कि उनके शॉटगन में सिर्फ 3 गोलियां बची हैं। उसने जोर से चिल्लाकर पेट को बताया कि इनके पास बस 3 गोलियां हैं। इसके बाद एम्बर ने मर चुके स्किन हेड के पास से गन ले ली और नीचे बेसमेंट में खड़े दूसरे स्किन हेड पर दनादन गोलियां चला दी, लेकिन वो बाल बाल बच गया। उस स्किन हेड ने भी पलटकर एम्बर पर फायर किया, पर अब उसकी गन में सिर्फ 2 ही गोलियां बची थीं। पेट और एम्बर ने मिलकर उस स्किन हेड को इस तरह चकमा दिया कि उसने अपनी बची हुई दोनों गोलियां भी दाग कर खत्म कर दी। तभी उस स्किन हेड की नजर जमीन पर पड़ी एक हैंडगन पर गई, पर जैसे उसने उसे उठाया तो देखा कि उसमें मैगजीन ही नहीं थी। दरअसल वो हैंडगन एम्बर ने ही जानबूझकर वहां फेंकी थी और मैगजीन अपने हाथ में छिपा रखी थी। ये देखकर वो स्किन हेड गुस्से से बौखला गया। इधर मौका पाकर पेट उस खाली शॉटगन में गोलियां भरने लगा जिससे उसे स्किन हेड ने ही छोड़ा था। ये देखकर वो बौखलाया हुआ स्किन हेड पेट की तरफ बढ़ा। पेट ने उस पर एक गोली दागी और वो चूक गया। वो स्किन हेड पेट पर टूट पड़ा और उसके हाथ से शॉटगन छीनने लगा। ये देखकर एम्बर दबे पांव नीचे उतर आई। उसने जमीन पर पड़े खाली हैंडगन को उठाया जो उस स्किन हेड ने फेंक दिया था। फिर उसमें तुरंत मैगजीन लोड करने के बाद पीछे से जाकर उस स्किन हेड को ठोक दिया। जब गेब ग्रीन रूम में सफाई करने आया तो उसने देखा कि पेट और एम्बर फर्श पर बने सुराग से बाहर निकल रहे हैं। उन्हें जिंदा देखकर गेब की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। एम्बर ने बंदूक गेब की तरफ तानते हुए पूछा, बाहर कितने लोग और कुत्ते बचे हुए हैं? गेब ने डर के मारे कांपते हुए जवाब दिया, बाहर कोई नहीं है, वे सब यहां से जा चुके हैं और देखो मैं जेल नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। एम्बर और पेट गेब को बंदूक की नोक पर बाहर ले गए। अब तक सुबह हो चुकी थी। गेब जंगल के रास्ते से होते हुए उन्हें डार्सी के घर की तरफ ले जाने लगा। रास्ते में पेट ने गेब से पूछा, क्या मेरे सारे दोस्त मारे गए हैं? गेब ने बताया कि उसके दोस्तों में से 2 मर चुके हैं पर तीसरा जिंदा है। पैट ने मन ही मन तय कर लिया कि वो उसे बचा कर रहेगा। एम्बर ने गेब से कहा, तुम यहां से निकल जाओ, यहां से दूर जाते ही सीधा पुलिस को फोन करना। अगर तुमने धोखा दिया तो मैं तुम्हें ढूंढ कर जान से मार डालूंगी। गेब ने घबराते हुए वादा किया कि वो उन्हें बिल्कुल धोखा नहीं देगा। गेब वहां से निकल गया। एम्बर और पेट धीरे धीरे डार्सी के घर की तरफ बढ़ने लगे। वहां पहुंचकर पेट ने देखा कि उनकी वैन डार्सी के घर के बाहर ही खड़ी थी और उसके ठीक बगल में पेट के दोस्त रीस की लाश पड़ी थी, जिसे क्लार्क अपने खुखार कुत्तों से नुचवा रहा था। रीस की लाश की चीर फाड़ करवाने के बाद क्लार्क अपने कुत्ते को गेट से बांधने लगा। एक स्किन हेड लड़का पैट की वैन में ही बैठा हुआ था। अब तक उनका नकली क्राइम सीन बनाने का काम लगभग पूरा हो चुका था और वे बस पुलिस को फोन करने ही वाले थे, पर तभी पैट ने वैन में बैठे स्किन हेड को और एम्बर ने क्लार्क को बंदूक की नोक पर ले लिया। एम्बर ने क्लार्क से उसका कुत्ता गेट पर बंधवाया और फिर उन दोनों को अंदर चलने के लिए कहा। अंदर जाते उन्होंने देखा कि सैम और टाइगर की लाशों की हालत कुत्ते ने नोचकर बदतर कर दी थी। पैट का अब कोई भी साथी जिंदा नहीं बचा था। यह उसके लिए एक भयानक सपने से कम नहीं था। पैट ने देखा कि पास खड़ी जीप में उन्होंने पाइप लगा गैलन डाल रखा है, जिसका इस्तेमाल वे अक्सर पेट्रोल चुराने के लिए किया करते थे। पैट ने एम्बर से कहा, ये लोग मेरे दोस्तों के कत्ल को महज एक हादसा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी गाड़ी के आगे से डार्सी बाहर निकल कर आया। उसे जरा भी भनक नहीं थी कि पैट और एम्बर उसके घर में घुस चुके हैं। क्लार्क ने एम्बर से बात करने की कोशिश की ताकि उनका ध्यान भटक सके, लेकिन बाजी अब एम्बर और पैट के हाथों में थी। एम्बर ने बिना एक पल गवाए क्लार्क पर गोली चला दी और उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। ये देखकर डार्सी मुड़कर भागने लगा और उसके बगल में खड़ा स्किन हेड एम्बर की शॉटगन छीनने के लिए झपटा, पर एम्बर ने एक ही गोली में उसे वहीं ढेर कर दिया। पैट और एम्बर ने ताबड़तोड़ गोलियां दागकर डार्सी का भी वहीं काम तमाम कर दिया। गेब ने अब तक पुलिस को खबर दे दी थी, जो कुछ ही देर में पहुंचने वाली थी। डार्सी के घर पर अब मौत का सन्नाटा छाया हुआ था।
इसलिए कहा जाता है कि अगर हम किसी का बुरा करते हैं तो उसका फल भी बुरा ही होता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और ऐसी बेहतरीन फिल्मों की कहानियों के लिए हमारे चैनल शॉर्ट फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और जबरदस्त कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।